नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के पॉलिटी दिस वीक प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने और आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में पॉलिटी से जुड़ी हुई जो खबरें चर्चा में थी, पॉलिटी के जो टॉपिक चर्चा में थे, उन टॉपिक में जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कौन सी हैं इस पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं बीते सप्ताह चर्चा में जुड़े हुए टॉपिक कौन से थे। पहला, मुख्य चुनाव आयुक्त, क्योंकि नई नियुक्ति हुई है। उसके बाद सांसद की अनुपस्थिति पर सांसद सदस्य रहेंगे या नहीं रहेंगे अगर एक लंबे समय तक अनुपस्थित है तो। और उसके बाद लोकपाल और न्यायपालिका के बीच में कुछ ऐसी स्थिति बनी है जिसको लेकर के रस्साकशी चल रही है और मामला अभी कोर्ट में है। चलिए अब आगे देखते हैं। ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी हाल ही में बनाया गया है और इसके लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल विधेयक की जगह क्या हो गया, अधिनियम 2023 के माध्यम से। तो यहां पर यह पता चले ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन गए हैं और जो बने हैं उसमें कौन सी समिति के माध्यम से बने हैं, नए प्रक्रिया के तहत बने हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा यह नाम तय होता है अंतिम रूप से, मतलब कि राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है नियुक्ति। तो नियुक्ति तो कौन कर रहे हैं, राष्ट्रपति कर रहे हैं। लेकिन चयन समिति में कौन है जिसके द्वारा नाम भेजा गया था, तो चयन समिति में अध्यक्ष थे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थे और इसके अलावा एक कोई मनोनीत केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। 3 लोगों के द्वारा नाम तय होता है, बहुमत के आधार पर हो सकता है। फिर उसके बाद इनके पास नाम कहां से आए, तो खोज समिति जो थी जिसमें कानून मंत्री थे और 2 वरिष्ठ सचिव थे, इन लोगों ने 5 सदस्यों को यानी कि 5 लोगों के बारे में या 5 उम्मीदवारों के बारे में एक सूची बनाई और आगे भेज दी थी चयन समिति के पास। हालांकि चयन समिति के बारे में इस कानून में धारा 8 में लिखा है कि ये जो 5 नाम सुझाए गए हैं, इन सुझाए गए नाम के आधार पर ही ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं। अन्य नामों पर भी ये चयन समिति चर्चा कर सकती है। तो यहां पर अगर अब ये नियुक्त हो गए हैं तो अगर निष्कासन और त्याग की बात करें या त्यागपत्र की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान जो तरीका है, उन्हें जो निकालने का तरीका है उनके पद से, उसी तरीके से ही निकाला जा सकता है। जबकि निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर भी हटाया जा सकता है। तो एक मोटा अंतर है इनको हटाने को लेकर, इस पे कंफ्यूजन लोगों का हो जाता है। और ये दोनों अगर अपने मर्जी से जाना चाहें तो किसको देंगे, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। ठीक है, तो यही अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लें कि संवैधानिक निकाय है, स्वायत्त निकाय है। संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सभी राज्यों की और उसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराती है। स्थानीय स्वशासन के चुनाव ये नहीं करवाते हैं, उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। 25 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, इसी वजह से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। संवैधानिक प्रावधान अगर है संविधान में है तो भाग 15 में है, 324 से 329 अनुच्छेद में है। और संरचना की बात करें तो एक चूंकि मुख्य चुनाव आयुक्त है, 2 चुनाव आयुक्त हैं, कार्यकाल 6 या 65 वर्ष जो पहले आ जाए, और सेवानिवृत्ति चुनाव आयुक्त सरकार द्वारा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र की बात हो गई। और इसके अलावा यह कह दिया सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक समर्थन से, और या फिर इसके साथ साथ यह भी होना चाहिए कि 2/3 सदस्यों के बहुमत के साथ कदाचार जो सिद्ध हो जाए या क्षमता सिद्ध हो जाए उस पर। तो देखिए विशेष तरीका है, जैसे न्यायाधीश को हटाने का तरीका होता है जैसे, वैसे ही इन्हें हटाया जाएगा। ये बात पता रहे, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक वैसे ही। चलिए, और उसके अलावा ये तो है कि बाकी के लिए ये प्रक्रिया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी सिफारिश कर सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि दृष्टि आईएएस का नोएडा सेक्टर 15 में जो नया सेंटर है, उस सेंटर में आईएसजीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस का ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है। इसके लिए एडमिशन प्रारंभ है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। अब फाउंडेशन बैच की सबसे अच्छी बात यह होती है कि बेसिक से लेकर एडवांस तक आप उसमें तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, शुरू से शुरू कर सकते हैं और आगे तक लेकर जा सकते हैं, आसान बना सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए या तो आप सेंटर में जाके जानकारी ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं आपको जो जाननी है, समझनी है। अदरवाइज आप कॉल कर सकते हैं 87501 में, और जो भी संशय है ऑफलाइन क्लास के बारे में या ऑफलाइन बैच के बारे में जानना है तो वो दूर कर सकते हैं। उसके अलावा करोलबाग सेंटर में भी सामान्य अध्ययन जीएस फाउंडेशन का बैच प्रीलिम्स प्लस मेंस का शुरू हो रहा है और यह 24 फरवरी से हो रहा है। इसके लिए भी एडमिशन शुरू है और इसके लिए आप या तो सेंटर में जाके जानकारी ले सकते हैं या तो जैसा मैंने आपसे बताया आप 87501 इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा लखनऊ में भी आईएसजीएस फाउंडेशन का बैच
शुरू है, इसके लिए एडमिशन शुरू है और इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सेंटर पे जाके या तो विजिट कर लीजिए या तो इसी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 8750187501। हमारे एक्सपर्ट से आप राय ले सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे आपको आसानी रहे। उसके बाद अगली खबर है लोकपाल के संदर्भ में। देखिए क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों पर लोकपाल के आदेश पर रोक लगा दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह जो रोक लगाई है किस वजह से, कि लोकपाल जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उन पर भ्रष्टाचार की शिकायतों पर जांच कर रहा था। तो इस पर आदेश, लोकपाल के आदेश पर रोक लगा दी है, यानी कि लोकपाल को कह दिया आप ये मत करो। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसपे कहा गया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों पर लोकपाल सुनवाई कर सकता है। तो पहले बात ये अगर समझना है कि लोकपाल क्या है तो ये समझ लीजिए, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान है। ये काम क्या करते हैं? बिना किसी संवैधानिक स्थिति के वैधानिक निकाय हैं। और मुख्य काम क्या है? लोकपाल का कार्य है कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों एवं संबंधित मामलों की जांच करते हैं। अब यहाँ पे ये हो सकते हैं प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद समूह ए, बी, सी और डी के अधिकारी, केंद्र सरकार के अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, लोकपाल के अंतर्गत ये सब आते हैं। सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित संस्थाएं हैं, वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। या फिर विदेशी दान में सालाना 10 लाख रुपए से अधिक प्राप्त करने वाली संस्थाएं हैं जो एफसीआरए कानून के तहत आती हैं, उस पर भी क्षेत्राधिकार है लोकपाल का जांच करने का। लेकिन यहां पे मामला क्या है? हाईकोर्ट का है। अब देखिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि लोकपाल के आदेश को गलत, कि ऐसा आवश्यक नहीं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लोकपाल के दायरे में नहीं आते, ऐसा सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा है। इसके अलावा फिर आगे की भी बातें हुई हैं, लेकिन अब ये देख लीजिए परिभाषा क्या है। लोकपाल ने अपने आदेश में यह कहा था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं और लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत उनका उल्लेख किया गया है। लोकपाल के अनुसार इस कानून में जिन श्रेणियों को बाहर रखा गया है उन्हें कानून में स्पष्ट रूप से बताया गया है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को इस श्रेणी से बाहर नहीं रखा गया है। जो कानून ऐसे हैं जिनसे निर्मित चीजें हम संरचना देखते हैं, जैसे हाई कोर्ट, ये आजादी के पहले जो ब्रिटिश के द्वारा कानून लाया गया था उसके द्वारा निर्मित संरचना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संविधान के द्वारा है। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, लोकपाल का ऐसा मानना है। लेकिन ये कानून के अंतर्गत जो ब्रिटिश कानून या पहले कानून है आजादी के पहले के, उसके हैं, इसलिए इनके अंतर्गत आते हैं, ऐसा इनका कहना है। और कुछ और चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे यही बात है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप इसके अंदर नहीं ले सकते। हालांकि मामला अभी सुनवाई होगी, आगे पता चलेगा। जो भी तर्क दिए हैं लोकपाल ने और जो भी बातें हैं इसमें अभी बहुत आगे तक जाएंगी। अभी मोटा मोटा आपको ये पता रहे लोकपाल क्या है, इसका मुख्य रूप से क्षेत्राधिकार कहाँ पे है वो आपको स्पष्ट हो जाए। उसके अलावा शक्ति की बात करें तो सरकार या संबंधित प्राधिकारी के बजाय लोक सेवकों के अभियोजन को स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार देता है। लोकपाल क्या करेगा? जांच कर सकता है, इसके पास अपनी शक्ति है। इसके अलावा भ्रष्ट तरीके से कोई अर्जित लोक सेवक की संपत्ति है, कुर्की जब्ती के प्रावधान इसमें सब कुछ शामिल हैं, इसके पास ऐसी क्षमता है। नियुक्ति की बात करें तो चयन समिति के माध्यम से अध्यक्ष और सदस्यों का चयन होता है। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उनके द्वारा कोई नामित उच्चतम न्यायालय का जज कोई हो सकता है और राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित न्यायविद हो सकता है। इनके माध्यम से, चयन समिति के माध्यम से लोकपाल चुना जाता है। खोज समिति होती है चयन प्रक्रिया में, चयन समिति की सहायता करती है, जैसे खोज समिति हमने पहले भी देखा था। संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे, अधिकतम 8 होंगे अध्यक्ष को मिला के। अब यहाँ पे देखिए 50 न्यायिक सदस्य हैं, 50 अनुसूचित जाति यानी SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक एवं महिलाएं, इनसे मिला के 50% सदस्य होंगे, ये बात तय कर दी है। उसके अलावा कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, है ना, तो जो पहले आ जाए वहां तक। तो अब यहाँ पे देखिए ये लोकपाल के बारे में आगे जो अपडेट आएगा वो तो हम आपको बताएंगे ही। मोटी बात ही पता होना चाहिए अधिकार क्षेत्र क्या है, लोकपाल क्या है, किस कानून के तहत वो आया था। उसके बाद हम ये देख लें कि अनुच्छेद 101(4) जो है बिना अनुमति अनुपस्थिति का प्रावधान, यह जो बताता है वो क्या है। देखिए जो सांसद हैं यानी कि संसद के जो सदस्य हैं, चाहे लोकसभा राज्यसभा, उनकी उपस्थिति एक लंबे समय तक नहीं रहती है तो एक प्रस्ताव पारित करके उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जा सकती है। उससे संबंधित कुछ जानकारी है जो स्पष्ट है।
यदि कोई सांसद 60 दिनों तक लगातार बिना अनुमति अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को खाली घोषित कर सकता है, लेकिन वो प्रस्ताव पारित करने के बाद ही। ऐसे नहीं कि 60 दिन तक नहीं आया तो खाली हो गई, ऐसा नहीं होगा। 60 दिन की गणना में वे दिन शामिल नहीं होते हैं जब संसद स्थगित हो या 4 दिन से अधिक के लिए स्थगित हो। संसद अगर नहीं, उस बैठक नहीं हो रही जिन दिनों में, उस दिन को जिस भी दिन बैठक नहीं हुई, स्थगित थी, वो काउंट नहीं होगा। उसके अलावा जो है वो सारे लगातार में काउंट हो जाएंगे। तो केवल संसद की वास्तविक बैठकों में अनुपस्थिति ही गिनी जाती है, उसके अलावा और कहीं नहीं। संसद में जो बैठक है उसके लिए है। छूट और अपवाद की बात करें तो सदन से अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों की समिति के माध्यम से अनुपस्थिति की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करेंगे तो छूट मिल जाएगी, लेकिन अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें तो ये था ना कि बिना अनुमति की बात हो गई, यहाँ अनुमति की बात है। तो अतीत में या मान लीजिए कोई बीमारी किसी को रही हो या कोई कैद में है तो उस मामले में भी छूट मिल जाती है। इसी वजह से ये मामला दरअसल अभी चर्चा में है भी। स्वतः अयोग्यता नहीं, यानी कि मैंने कहा 60 दिन तक नहीं आते तो ऐसा नहीं कि अयोग्य हो जाएंगे, उसके लिए फिर वो पारित करना होगा प्रस्ताव। यदि कोई सांसद 60 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहता है तो सदन की सीट खाली घोषित करने के लिए मतदान होगा और मतदान में बहुमत के हिसाब से फिर वो तय होगा। अभी तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं जहां अनुच्छेद 101(4) के कारण किसी सांसद को अयोग्य कर दिया गया, अभी तक तो नहीं। हो सकता है आगे की बात है, क्योंकि प्रावधान तो है ही। तो इसका मतलब यह है कि केवल अनुपस्थिति के कारण अमृतपाल सिंह अपनी सीट नहीं खोएंगे, ऐसा अभी कहा जा रहा है, जिनके मामले में भी चर्चा बनी हुई है। अब उसके बाद 101 में क्या है, संसद में सीट खाली होने के कारण बताए गए हैं। तो पहला है दोहरी सदस्यता पर रोक। क्या है इसमें 101(1) में क्या कहा है, कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा के दोनों का सदस्य नहीं हो सकता, एक उसको खाली करना पड़ेगा। दूसरा है संसद और राज्य विधानमंडल के बीच टकराव। 101(2) में कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानसभा दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। दोनों जगह से अगर सदस्य बना है तो संसद का नहीं रह जाएगा और फिर वो राज्य विधानसभा यानी कि एमएलए तक ही रह जाएगा, अपने आप दूसरा पहला वाला चला जाएगा, बड़ा वाला जाएगा। फिर उसके बाद आगे देखें, तीसरा अयोग्यता और इस्तीफा को है। 101(3) में ए में है, यदि कोई सांसद अनुच्छेद 102(1) या अनुच्छेद 102(2) के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है तो उसकी सीट खाली हो जाएगी। ये दूसरे अनुच्छेद के तहत जब अयोग्य हो जाए तब खाली हो जाएगी। फिर 101(3)(b) में है कि यदि कोई सांसद लिखित रूप से स्पीकर या लोकसभा या चेयरमैन राज्यसभा को, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को देगा और राज्यसभा में जो सभापति होंगे उनको देगा, तो इस्तीफा दे दिया तो सीट खाली हो जाएगी। और यदि स्पीकर चेयर को संदेह हो कि इस्तीफा स्वेच्छा से नहीं दिया गया है तो स्वीकार कर सकते हैं, और अगर अस्वीकार कर दिया तो सीट खाली नहीं होगी। जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक खाली नहीं हो सकती, स्वीकार कर लिया तब खाली है। फिर उसके बाद बिना अनुमति अनुपस्थिति, 101(4) की बात जो हमने शुरू में कर ली थी वो लास्ट में, ये 4 कारण थे, 4 में से एक कारण ये भी था, 60 दिनों तक अनुपस्थित रहते हैं तो फिर वही वाली बात है कि फिर मतदान होगा, फिर तय होगा। ठीक है, तो ये 3 बातें जो थी वो महत्वपूर्ण थी। कुछ और भी बातें हैं जिस पर हम चर्चा आगे आने वाले दिनों में तो करेंगे ही, क्योंकि लगातार खबरों का सिलसिला जारी है और हमारी मुलाकातों का भी सिलसिला जारी रहने वाला है। कुछ सवाल इन्हीं टॉपिक से देख लेते हैं, आप जवाब देने का प्रयास करिएगा कमेंट बॉक्स में। यदि कोई सांसद 60 दिनों तक लगातार बिना अनुमति अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट को खाली घोषित करने की प्रक्रिया क्या होगी? ए, राष्ट्रपति स्वतः सीट को खाली घोषित कर देंगे। बी, निर्वाचन आयोग द्वारा दोबारा चुनाव कराया जाएगा। सी, संसद में मतदान के बाद सदन सीट को खाली घोषित कर सकता है। और डी, सांसद स्वतः अयोग्य घोषित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, संसद में मतदान के बाद है या डी है या बी है या सी है, आप मुझे बताएंगे। सवाल नंबर 1 है, इसका जवाब क्या है? अब सवाल नंबर 2 है, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 4 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 7 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो इसका जवाब दीजिएगा, यह है सवाल नंबर 2। अब तीसरा देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में खोज समिति का नेतृत्व कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री या मुख्य चुनाव आयुक्त? ये है सवाल नंबर 3। तो इस सवाल का जवाब भी आप जरूर दीजिएगा, आप तीनों सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।